गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपको 9th की फिजिक्स में संवेग के बारे में बताया जाएगा। यद्यपि जो 30% क्लास रिलैक्सेशन दिया गया है उसके सिलेबस में आपको संवेग की प्राइमरी कॉन्सेप्ट को डिडक्ट कर दिया गया है, घटा दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो संवेग है और संवेग से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनको शार्ट में शार्टिंग कर दी गई है। तो हम आपको छोटी छोटी चीज़ों को, संवेग से संबंधित छोटी चीज़ों को आपसे अवगत करा देते हैं। सिलेबस छूटे ना, लेकिन यह है कि सिलेबस शार्ट कर दिया गया है। उसमें संवेग की प्राइमरी अवधारणा जो है वह रोक दी गई है। तो अगला टॉपिक आपका है संवेग मोमेंटम। संवेग क्या चीज होता है? तो आप जानते हो कि कोई भी जो वस्तु होती है उसमें उसका द्रव्यमान m होता है और उसमें वेग होता है अगर उसको गतिशील कर दिया गया है। तो हमारा संवेग क्या चीज होता है? तो इसको हम परिभाषित करते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फिर से समझिए कि अगर कोई गतिशील वस्तु है और उस गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कर दिया जाए तो जो प्राप्त फल होता है उसी को हम संवेग कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं। स्मॉल p से दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा? स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी कि संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे वेग। तो जब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो गया तो नोट में आप लिख लीजिए कि नोट संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। अब यहां बात आती है कि संवेग सदिश राशि क्यों है? तो देखो, जो संवेग है वह दो चीजों का गुणनफल है। एक द्रव्यमान का गुणनफल है और एक वेग का गुणनफल है। तो जब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है तो द्रव्यमान तो अदिश राशि है लेकिन वेग एक सदिश राशि है। तो जब किसी भी अदिश राशि में सदिश राशि का गुणा कर दिया जाता है तो जो प्राप्त गुणनफल होता है वह भी एक सदिश ही होता है। यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग है तो यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। क्या होता है कि इसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। वेग की दिशा में ही होती है। तो ये आपका संवेग हो गया। अब आपको पढ़ना है कि संवेग का मात्रक क्या होता है। तो अगला टॉपिक आपका, इसको आप क्लियर कर लिए कि संवेग क्या होता है। तो क्या है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, या द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे हम
स्मॉल p से दर्शाते हैं। संवेग p बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान और गुणे वेग। ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका आता है कि जो संवेग है यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो संवेग में परिमाण भी है और संवेग में दिशा भी है। तो संवेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर को होती है, जिधर वेग की दिशा होती है। अब अगला टॉपिक आपका आता है कि संवेग का मात्रक क्या होता है। जब हम भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, तो जब संवेग का मापन करेंगे तो उसमें एक मात्रक लिखना होगा। वह मात्रक क्या है उस चीज पर हम लोग चर्चा कर देते हैं। तो संवेग का मात्रक, तो संवेग का मात्रक कैसे निकाला जा सकता है। आप जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुणे वेग। तो क्या हो गया, संवेग का मात्रक ये बराबर होता है द्रव्यमान का मात्रक और गुणे वेग का मात्रक। अब देखिए, बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ओके। तो आपसे अगर पूछा गया कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक होता है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान गुणे वेग, तो संवेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे वेग का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो होता है वह संवेग का मात्रक होता है। अब अगला टॉपिक आपका आता है कि संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध। संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध। अब देखिए, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध कैसे निकाला जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि मान लिया किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है। अब क्या करेंगे कि इसका प्रारंभिक वेग v1 है तथा स्मॉल t समय बाद वेग बढ़कर v2 हो जाता है। तो क्या करना है
कि प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mv1, t समय बाद संवेग P2 बराबर क्या हो जाएगा mv2। तो t समय में संवेग परिवर्तन, t समय में संवेग परिवर्तन, तो क्या हो गया P2 माइनस P1 बराबर हो गया mv2 माइनस mv1। अब इन दोनों में m कॉमन है तो हमने m को कॉमन ले लिया और क्या हो गया कि v2 माइनस v1। अब देखो P2 माइनस P1 को हमने माना P2 माइनस P1 बराबर डेल्टा P और V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा V। तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा P इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा V के। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समय t से भाग करने पर, यहां देख लीजिए, दोनों पक्षों में समय t से भाग करने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा P, इसको डेल्टा t कर दो, समय डेल्टा t कर दो, तो यहां डेल्टा t हो जाएगा। तो डेल्टा t, यहां भी डेल्टा t कर दो, तो क्या हो गया, दोनों पक्षों में डेल्टा t से भाग करने पर डेल्टा P अपान डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा V अपान डेल्टा t के। तो डेल्टा P अपान डेल्टा t ये क्या है, ये संवेग परिवर्तन की दर है, और डेल्टा V अपान डेल्टा t इज इक्वल टू a, यानी ये त्वरण है। तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपान डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू a, या डेल्टा P अपान डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू ए बराबर f बराबर m f। तो क्या हो गया कि डेल्टा P अपान डेल्टा t इज इक्वल टू f, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। इसको कैसे करेंगे, इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। हमको क्या करना है, संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध निकालना है। तो हमने पहले मान लिया कि किसी वस्तु का का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है, वस्तु का प्रारंभिक वेग v1 है, तथा डेल्टा समय बाद इसका वेग बढ़ करके v2 हो जाता है। डेल्टा t समय बाद इसका वेग बढ़ करके v2 हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mv1, P2 बराबर mv2, डेल्टा c t समय में ये संवेग परिवर्तन, यहां से यहां तक का संवेग परिवर्तन है। तो हम डेल्टा t समय में संवेग परिवर्तन निकाल रहे हैं। तो डेल्टा t समय में संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mv2 माइनस mv1, m कॉमन ले लो तो v2 माइनस v1 हो गया, यानी कि P2 माइनस P1 बराबर डेल्टा P और v2 माइनस v1 बराबर डेल्टा V। तो डेल्टा P बराबर m इंटू डेल्टा V हो गया। दोनों पक्षों में जो ये समीकरण आपका बन करके आया, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में समय डेल्टा t से भाग करने पर, तो डेल्टा P अपान डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा V अपान डेल्टा t हो गया। तो डेल्टा P अपान डेल्टा t ये संवेग परिवर्तन की दर है, तथा डेल्टा V अपान डेल्टा t ये त्वरण है, वेग परिवर्तन की दर है। तो ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो डेल्टा P अपान डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू a, और न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू m इंटू a।
तो क्या हो गया, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ, यानी संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। तो ये हो गया किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या आया, ये है, यहां लिख लो, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या बल के बराबर होता है, ऐसे बराबर होता है। अब अगला टॉपिक आपका है कि दैनिक छोड़ दीजिए, दैनिक जीवन में न्यूटन्स के सेकंड लॉ का प्रयोग क्या होता है। तो क्या होता है कि जैसे न्यूटन सेकंड लॉ आपको बताया गया कि F बराबर ma, उसमें ये बताया गया कि जैसे मान लीजिए कि दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए कहीं आप क्रिकेट की गेंद खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बैट्समैन ने तेजी से बॉल को आपकी तरफ घुमाया, आप क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं। उस समय जब बॉल आपकी तरफ आ रही होती है, तो हम जब बॉल को पकड़ते हैं, तो बॉल को पकड़ने के बाद बॉल की ही दिशा में हम अपने हाथ को थोड़ी देर तक पीछे ले जाते हैं, और पीछे ले जाने के बाद फिर उसकी गति को कम करके फिर उस बॉल को हम पकड़ते हैं। अगर हम उस बॉल को सीधे पकड़ लें, तो सीधे पकड़ने की दशा में क्या होगा कि वह बॉल हमारे हाथ से छूट भी जाएगा और हमारे हाथ को चोट भी आ जाएगा। तो दैनिक जीवन में ये हमारा सेकेंड लॉ का यूज है। उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जब हम किसी ऊंची कूद या पोल जंप का करते हैं, पोल से ऊपर ऊंचाई से कूदते हैं पोल जंप में, तो वहाँ एक गद्दा लगाया जाता है। वह गद्दा इसलिए लगाया जाता है कि जिससे जब हम जमीन पर गिरें, गद्दे पर गिरें, तो हमारा वेग एकाएक शून्य ना हो, और एकाएक शून्य ना होने के कारण हमारे शरीर में चोट ना लगे। या पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं, तो कुश्ती के मैदान की मिट्टी को बार बार खोद करके मुरमुरा बनाया जाता है। अगला टॉपिक आपका है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला टॉपिक आपका है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर यदि कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यदि
कोई वाह्यबल कार्य ना करे तो समुदाय का संवेग संरक्षित रहता है। यानी कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक समूह है और उसका हमको प्रारंभिक संवेग पता है और कोई बाह्यबल कार्य नहीं कर रहा है और वो टक्कर करने के बाद फिर जाके किसी दूसरी वस्तु से टकरा जा रही है, तो टकराने के बाद दोनों वस्तुएं गतिशील हो जा रही हैं। तो टक्कर के पूर्व का संवेग टक्कर के पश्चात के संवेग के बराबर होता है। इसी को हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज संवेग की व्याख्या हो गई, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो गया, संवेग क्या होता है इस पर चर्चा हो गई। इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत जोर दे के मत पढ़िएगा क्योंकि ये टॉपिक सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है। कल न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में चर्चा होगी और विस्तृत व्याख्या होगी। अगली कक्षा में जब भी हम आपसे मिलते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में आपको बताते हैं और पूर्णतः उसकी व्याख्या करते हैं। तो अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार।